हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। पी ब्लॉक्स एलिमेंट के 14th ग्रुप को स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना आपको चाहता हूं, और जो वो बात है वो ये है कि पी ब्लॉक का 14 ग्रुप इतना स्पेशल क्यों है। पी ब्लॉक के इस 14 ग्रुप में इतना इंपॉर्टेंस आखिर है क्यों। बेटा, अगर कोई भी टॉपिक आप स्टार्ट करें तो उस टॉपिक को पूरी तरह से देखें, उस टॉपिक को पूरी तरह से तैयार करें। 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट देखने से पूरा कंटेंट आपका तैयार नहीं होता, और इस हैबिट को प्लीज बच्चों छोड़ें कि हमने इतना देख लिया मतलब तैयार हो गया। ये चीज आप अपने दिमाग से हटाएं और इस चीज को दिमाग में बिठाएं कि टॉपिक शुरू किया तो एंड तक इसको हम लोग पूरी तरह से खत्म करेंगे, पूरी तरह से देखेंगे जब तक कि हमें क्रिस्टल क्लियर सारी चीजें तैयार नहीं हो जाती। इस फैमिली में इसलिए अपने आप का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि यहां पर कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और लेड है। अगर कार्बन और सिलिकॉन की बात करें तो दोनों के दोनों नॉन मेटल, जर्मेनियम की बात करें तो मेटलॉइड्स, और अगर टिन और लेड की बात करें तो दोनों के दोनों मेटल। एक तो बड़ा वेरिएशन, फिर भी इनको साथ में रख दिया गया है। दूसरी चीज, कार्बन कैटिनेशन करता है, सिलिकॉन ना के बराबर करता है, बाकी कोई नहीं करते। उसका कारण क्या है? हम लोग पढ़ते रहते हैं कैटिनेशन कैटिनेशन कैटिनेशन, लॉन्ग चेन फॉर्मेशन प्रॉपर्टी, साइक्लिक कंपाउंड बनाना, ये करना वो करना फलान, लेकिन कैटिनेशन होती क्यों है? ये बात कभी शायद नहीं सोची होगी। आज के लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि कार्बन के पास अगर कैटिनेशन प्रॉपर्टी है तो आखिर किस वजह से है, आखिर वो कौन सी चीज है जिससे कार्बन के पास कैटिनेशन प्रॉपर्टी है और ये यूनिक एलिमेंट हो जाता है पूरी पीरियोडिक टेबल में। सिलिकॉन के पास नहीं है जबकि उसी फैमिली का एलिमेंट, तो ऐसा कुछ तो होगा जो सिलिकॉन के पास नहीं है और कार्बन के पास है, जिससे कार्बन कैटिनेशन करता है। दूसरी चीज, कार्बन और सिलिकॉन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इन सबसे ज्यादा क्यों है जबकि वो तो नॉन मेटल है। कार्बन और सिलिकॉन का जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, दैट इज ग्रेटर देन दीज एलिमेंट्स। उसके पीछे का रीजन भी हम लोग को समझना होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर और ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग को समझनी होगी। बच्चों, अगर बात करें कार्बन की तो इट इज क्वाइट एबंडेंट इन नेचर एंड इट इज प्रेजेंट इन मोस्टली नेटिव स्टेट और अकर्स इन द फॉर्म ऑफ कोल, ग्रेफाइट, डायमंड्स। इनके फॉर्म में ये हमें मिलता है। कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है। कैसे? जैसे हाइड्रोकार्बन से, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड्स हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये कि कार्बन इज द वेरी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लिविंग, और उसमें लिविंग में एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। हमारी बॉडी का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, अगर इस बॉडी को सबसे छोटा पार्ट देखा जाए तो हमारी बॉडी बनी हुई है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से। These are the basic element of the body। इनके मिलने से ही जीन बनता है, इनके मिलने से ही फिर डीएनए बनता है, और डीएनए से फिर क्रोमोसोम्स बनता है, क्रोमोसोम से क्रोमेटिन फाइबर मींस न्यूक्लियस बनता है, और न्यूक्लियस सेल में होता है, और ऐसे तमाम सेल बना करके टिश्यू बनाती हैं, और ऐसे तमाम टिश्यू से बॉडी का पूरे ऑर्गन्स बनते हैं। तो बेसिक एलिमेंट कार्बन ही तो है। सभी लिविंग्स के अंदर बेसिक एलिमेंट कार्बन है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता। दूसरी बात करें बेटा अगर सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट ऑन अर्थ क्रस्ट, दैट इज 27.2%। सिलिकॉन अर्थ में 27.2% है बाई वेट। ओके, और ये किसके फॉर्म में रहता है? सिलिका के फॉर्म में रहता है, सिलिकेट्स के फॉर्म में रहता है। जर्मेनियम जबकि ट्रेस एलिमेंट, जर्मेनियम एक ट्रेस एलिमेंट है, इसका जो परसेंटेज है अर्थ क्रस्ट के अंदर 1.5 पार्ट्स पर मिलियन,
यानी ये तो बहुत ज्यादा कम हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो जिंक की रोस्टिंग की प्रोसेस में भी इसको एज ए इम्प्योरिटी कलेक्ट करते हैं, और जब मिट्टी की डस्ट में ये प्रेजेंट होता है, जो बारीक डस्ट रेत होती है उसमें एक प्रेजेंट होता है। ठीक है, टिन कितना है भैया? टिन तो है 2 पार्ट्स पर मिलियन। टिन की जो एबंडेंस है वो कितना है? 2 पार्ट्स पर मिलियन अर्थ क्रस्ट में। लेकिन लेड का थोड़ा सा प्रेजेंस ज्यादा है, एंड दैट इज 13 पार्ट्स पर मिलियन प्रेजेंट ऑन अर्थ क्रस्ट। तो ये नोट्स बना लेना ठीक से। अब इनके बारे में इंटरनल बात कर लेते हैं। इंटरनल बात मतलब क्या? इनके बिहेवियर पर तो पहुंचेंगे, लेकिन बच्चों बिहेवियर पर पहुंचने से पहले इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का थोड़ा सा एनालिसिस हमें करना होगा। आप देखिए, कार्बन का बनेगा 1s2 2s2 2p2। आपको भी पता है यहां पर किसी भी तरह का डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। सिलिकॉन पर आ जाइए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 3d0। डी ऑर्बिटल है लेकिन अंदर की सेल्स में नहीं है, तो कोई मतलब नहीं बनता। डी ऑर्बिटल है लेकिन इनर मोस्ट सेल में नहीं है। अगर जर्मेनियम की बात करें तो 4s2 4p2, इसका मतलब थर्ड सेल में डी ऑर्बिटल है भी और भरा भी है। अगर हम टिन की बात करें तो 5s2 5p2, डी ऑर्बिटल है भरा है। और लेड में अगर बात करें 6s2 6p2, एफ ऑर्बिटल का भी प्रेजेंस हो रहा है। और इस वजह से हमने आपको बताया था कि इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये न्यूक्लियस है, ये पहली सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, ये चौथी सेल है। जब इन सेलों में डी और एफ ऑर्बिटल आ जाते हैं तो ये बेंट हो जाते हैं और एस ऑर्बिटल अंदर की तरफ आ जाता है, और इसी को कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। और अगर हम इसके दूसरे शब्दों में बात करें तो वी कैन से कि एस ऑर्बिटल विच इज प्रेजेंट एट द आउटर मोस्ट सेल विच इज मोर अट्रैक्ट टुवर्ड्स न्यूक्लियस। जो किसी एटम के बाहर की सेल में एस ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, और डी और एफ ऑर्बिटल बाहर की तरफ एक्सपेंड हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि एस ऑर्बिटल काफी बाहर था इसलिए वो बहुत ज्यादा अंदर आने की कोशिश करता है, और यही कारण है कि साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है। और इस इफेक्ट को हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। और ये इनर्ट पेयर इफेक्ट एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, जिसको हम लोग इससे पहले के लेक्चर में भी देख चुके थे। बेटा अगर लेड की बात करें तो 82 एटॉमिक नंबर। लेड के बाद जो एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 83, और वो किसका होता है? बिस्मथ का। तो बिस्मथ 83 हो जाएगा, एंड दैट विल बी रेडियो एक्टिव एलिमेंट। बिस्मथ रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा, यानी लेड वो लास्ट एलिमेंट है जिसके एटॉमिक नंबर के जस्ट बाद जो भी एटॉमिक नंबर आएंगे 82 के बाद वो एलिमेंट रेडियो एक्टिव हो जाएंगे। बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप यहां पर देखिए, अगर हम लोग ग्राउंड स्टेट के बाद एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम s to p एंड दैट विल फॉर्म 2s1 2p3, और ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर 3+1 कितना आ रहा है? +4। यहां पर भी सेम 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ 3s विल जंप टू 3p2, ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर भी कितना आ रहा है? +4। यहां पर भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है बच्चों? +4। यहां भी सेम चीज, ऑक्सीडेशन स्टेट इज कमिंग +4। यहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट इज कमिंग +4। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर से नीचे आने पर +4 डिक्रीज होगा एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा। ऐसा क्यों? यानी on moving down in the group, +4 oxidation state decrease and +2 oxidation state increase. Why? ऐसा क्यों हुआ? Due to inert pair effect। होगा क्या? ये जो अंदर का S वाला आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं बेटा, ये
ये इलेक्ट्रॉन बहुत स्टेबल हो जाएंगे यहां से जर्मेनियम से, इसमें और ज्यादा, इसमें और ज्यादा। इनर्ट पेयर इफेक्ट मैंने अभी बताया, जब किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल जुड़ जाता है तो f और d ऑर्बिटल न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको शील्ड नहीं कर पाता और वो अट्रैक्शन सीधा s पर पहुंचता है और s को खींच लेता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि अगर ये न्यूक्लियस है, सपोज दिस वन इज द सेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सो इन द सेल इफ d ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट एंड f ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, सो यू कैन इमेज कि ये दोनों ऑर्बिटल हैवी डेंसिटी से बेंड हो जाएंगे और s अंदर आ जाएगा और कहीं ना कहीं साइज भी छोटा होगा, साइज भी स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि s जो बाहर तक एक्सपेंड था वो न्यूक्लियस के थोड़े से पास आ जाएगा और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट उन एलिमेंट्स में ज्यादा होता है जिसमें d एंड f ऑर्बिटल जुड़ जाए, तो d और f ऑर्बिटल तो नीचे के एलिमेंट्स में ऐड होगा ना, तो जिसमें d ऑर्बिटल f ऑर्बिटल जुड़ जाएगा उसका s के जो इलेक्ट्रॉन है, s सब सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऑर्बिटल के, दे विल नॉट गो, ना तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, वो तो वर्कलेस हो जाएंगे। अब बचा कौन काम करने के लिए? 2, और वो 2 इलेक्ट्रॉन किस में है? p में, इसलिए क्या लिखा? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर एंड मोर एक्टिव ऑन मूविंग डाउन, जबकि +4 वाला ऊपर एक्टिव था क्योंकि d ऑर्बिटल नहीं था, क्योंकि f ऑर्बिटल नहीं था, इसलिए s के भी इलेक्ट्रॉन पार्ट करेंगे रिएक्शन में, p के और p ऑर्बिटल के भी इलेक्ट्रॉन काम करेंगे, s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन काम करेंगे, यानी s सेल के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन काम करेंगे, और यू कैन से p सब सेल के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी रिएक्शन में काम करेंगे। नीचे आने पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि इनर्ट पेयर आ गया, d ऑर्बिटल जुड़ गया, s को खींच लिया, अब काम करेगा तो सिर्फ p, और p में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको? 2। इट मींस ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा इंक्रीज होती है, ज्यादा स्टेबल होती है, जबकि ऊपर के एलिमेंट्स में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। और यही कारण है बच्चों कि अगर अपन लोग बात करें कि PbCl2 एंड PbCl4 में विच इज मोर स्टेबल, तो यहां पर आंसर आएगा PbCl2 इज मोर स्टेबल देन PbCl4, क्योंकि नीचे आने पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि P के साथ कितना लगा Cl2 तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2, P के साथ Cl कितना लगा 4 तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4, इसकी +2, तो ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर हो गई ना बात? बहुत सिंपल चीजें हैं, कोई ज्यादा टफ नहीं है, बस समझना है हमें मेन। अगर हम समझते हुए चले तो फिर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब बेटा बात करते हैं एटॉमिक साइज की, ठीक है? तो एटॉमिक साइज पर आ जाते हैं और इसी में समझा देता हूं एटॉमिक साइज। तो बेटा एटॉमिक साइज में अगर हम लोग बात करें तो ऑन मूविंग इन 13 ग्रुप से 14 ग्रुप में, जब आप 13 से 14 में जाओगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी, क्योंकि जब आप 13 में थे तो एटॉमिक साइज आपका बड़ा था, जब आप 14 ग्रुप में अगले स्टेप पर पहुंचेंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा। सो व्हेन 13 ग्रुप टू 14 ग्रुप में वी मूव देन एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। बट अगर हम इसके ग्रुप में बात करें तो SI ऑनवर्ड स्मॉल ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ d ऑर्बिटल। अब कार्बन से सिलिकॉन तक तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, कार्बन से बड़ा किसका होगा? सिलिकॉन का, लेकिन सिलिकॉन से जर्मेनियम, टिन और लेड की एटॉमिक साइज उस लेवल पर नहीं बढ़ेगी जो कार्बन और सिलिकॉन में बढ़ रही थी। सर कारण क्या होगा? बेटे कारण वही इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब क्या हुआ? इनके अंदर क्या क्या जुड़ रहा है? इनके अंदर d ऑर्बिटल्स बच्चों जुड़ रहे हैं, और इस d ऑर्बिटल के जुड़ने की वजह से ही ये सारी चीजें आ रही हैं। अगर अपन लोग बेटा बात करें कार्बन का जो एटॉमिक रेडियस है वो कितना होता है, तो मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको आसानी हो याद करने में। और डेटा जब आप किसी चीज का रखते हैं तो आप याद रखिए उसमें कई स्टार आप ऐड कर लेते हैं अपने आंसर में। तो डेटा रखने के लिए मैं आपको बताता हूं कि कार्बन का जो कोवेलेंट रेडियस है वो 77 पिकोमीटर है।
इसका जो रेडियस 77 पिकोमीटर। अब आप सोचो, और जैसे ही सिलिकॉन पर आप पहुंचेंगे इसका हो जाता है 118 पिकोमीटर। अब आप देखिए कितना ज्यादा यहां से यहां पर बढ़ गया है 118। अब बढ़ेगा तो, लेकिन उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अब कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक आने में केवल होगा 122 पिकोमीटर। अब आप देखिए बढ़ा तो, साइज मतलब बढ़ा तो, लेकिन उस रेशियो में तो नहीं बढ़ रहा जिस रेशियो में बढ़ना चाहिए था, 122। और नीचे अगर आप आ जाएंगे तो 140 इसका एटॉमिक रेडियस 140 बढ़ा, लेकिन उतना नहीं बढ़ा पिकोमीटर। अगर हम लोग आगे पहुंचे तो 146 पिकोमीटर। तो बेटा सबसे ज्यादा गैप आप इसका देख रहे हैं, 77 से 118। फिर यहां पर तो केवल 19, 20, 21, 22 4 पिकोमीटर ही बढ़ा, प्लस 4 पिकोमीटर ओनली। रीजन जानते हो क्या है? रीजन ये है क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल ऐड हो गया और अंदर डी ऑर्बिटल भरा तो इनर्ट पेयर इफेक्ट शुरू हो गया। फिर यहां पर आप देखें उतना इंक्रीज नहीं हो रहा जितना होना चाहिए था, जितना इंक्रीज होना चाहिए था उतना बच्चों इंक्रीज नहीं हो रहा। तो ये होगा हमारे पास क्या बेटा, एटॉमिक साइज। ठीक है, याद रखना इस डेटा को, आपको इन डेटा को लिखते हुए चलना है। ठीक है बच्चों, अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डेंसिटी। डेंसिटी बेटा आपको पता है D = m/d। जब आप टॉप टू बॉटम चलते हैं तो एटॉमिक मास तो बढ़ता है, तो इंक्रीज फ्रॉम कार्बन टू लेड डेंसिटी, यानी कार्बन से आप लिख लीजिए डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम कार्बन टू लेड। कार्बन से लेड तक आते आते डेंसिटी बेटा आपकी बढ़ती चली जानी है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हैं कार्बन टू सिलिकॉन, तो उतनी ज्यादा इंक्रीमेंट आपको नहीं मिलेगा जितना ज्यादा उससे नीचे आपको मिलेगा। याद रखना है, तो कार्बन एंड सिलिकॉन पजेस स्मॉल डिफरेंस, बट इसमें थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। दूसरी चीज पर आते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। डेंसिटी तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो गई, अब जरा बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा एक बात ध्यान रखो कि कार्बन और सिलिकॉन के मच हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। किस किस के? कार्बन एंड सिलिकॉन हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग। जानते हो इसका रीजन क्या है? बेटा इसका रीजन नोट करें, जैसा आपको भी मैंने बताया था कि ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो लिख लीजिए कि कार्बन एंड सिलिकॉन पजेस 3 डायमेंशनल नेटवर्क कोवेलेंट बॉन्डिंग। 3D इनके बीच में क्या है? 3D नेटवर्क कोवेलेंट बॉन्डिंग। और जब किसी के बीच में 3D नेटवर्क कोवेलेंट बॉन्डिंग आ जाती है तो उसके बीच में मतलब जो इंटरेक्शन फोर्स है, स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्स क्रिएट हो जाता है। इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्स, इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्स इकट्ठा हो जाता है और उसकी वजह से हमें याद रखना है इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाते हैं, जबकि अदर एलिमेंट्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। सो जर्मेनियम टू लेड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। अब यहां से नीचे जब आप चले तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? साइज ऑफ एटम किसका? बेटा याद रखना है, यहां पर जर्मेनियम, टिन, लेड, इन सब का एटम का पर्टिकुलर साइज पार्शियली तो बढ़ता ही बढ़ता है।
साइज बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव है थोड़े से। क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है? अरे भाई जब लेफ्ट से आप राइट की तरफ जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है ना, तो मास भी बढ़ रहा है और साइज उस लेवल में उनका बढ़ नहीं पा रहा है। तो याद रखना है। तो अब अगर हम ऐसा बात करते तो हमें पता चलता कि सर D इक्वल्स टू तो होता है m/v, ठीक है। लेकिन अगर मास बढ़ रहा है तो इनका इंक्रीज होना चाहिए था, तो इनका इंक्रीज होना चाहिए था। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया कि बेटा जस्ट वी आर कमिंग टॉप टू बॉटम, वॉल्यूम मास के रिस्पेक्ट में ज्यादा बढ़ता है। याद रखना इस ग्रुप में ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम वॉल्यूम मास के रिस्पेक्ट में ज्यादा कहीं तेजी से बढ़ता है, और इस वजह से डेंसिटी भी हल्की सी डिफर करती है माइन्यूटली। वैसे टॉप टू बॉटम आने पर ओवरऑल देखा जाए तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, लेकिन मेल्टिंग बॉइलिंग की बात करें तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम आने पर डिक्रीज होते हैं। अब इसका दूसरा रीजन मैं आपको बता देता हूं। जब आप टॉप टू बॉटम बेटा नीचे चलते हैं किसी भी एलिमेंट में नीचे की तरफ, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों हो रहा है? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है? इंटर एटॉमिक स्ट्रेंथ के ऊपर। तो बेटा जब नीचे आप आएंगे तो पार्शियली साइज एटम का बढ़ रहा है, न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, खुद को भी नहीं कर पा रहा। इस वजह से दो एटम्स के बीच में स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी, एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इन एलिमेंट्स के कैसे हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है बच्चों? अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove one electron from the valence shell of an isolated gaseous atom. Ionization enthalpy मतलब इनको आयन बनाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा, और जब आप इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वही एनर्जी है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 14 की बच्चों अगर बात करें तो हायर देन दोज ऑफ, तो ग्रुप 14 यानी फोर्थ हैविंग हाई आयनाइजेशन एनर्जी देन ग्रुप थर्ड, ठीक। ग्रुप 3 से तो इनकी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि 3 से जब आप 4 पर पहुंचते हैं तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही? इंक्रीज, और साइज क्या हो रही? थोड़ी सी डिक्रीज। तो इसका इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए आपको मोर एनर्जी देनी पड़ेगी, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, और इसका साइज जब बड़ा है तो इसके लिए आपको लेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो जाहिर सी बात है कि जब आप थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स की फैमिली से 14 पर जाओगे तो साइज घटेगा, तो भैया एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी इसके इलेक्ट्रॉन को हटाने पर। इसका मतलब है 13 से तो इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि 13 का साइज बड़ा था और 14 का साइज बच्चों छोटा होगा। लेकिन ऑन मूविंग डाउन क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी बेटा क्या होगी? डिक्रीज होती चली जाएगी, और फर्स्ट आयनाइजेशन वैल्यू बहुत कम डिक्रीज होगी कार्बन और सिलिकॉन में, शार्प डिक्रीज, कि बहुत ज्यादा साइज का इन दोनों में अभी देखा था अपन ने अंतर मिला था। लेकिन इनको और नीचे चलेंगे, इसका 77 पिकोमीटर मिला था, अगर आपको याद होगा। उसको दूसरे वाले का कितना बताया था? 118 पिकोमीटर बताया था। तो इन दोनों में भी इंक्रीज होना है, सॉरी इन दोनों में भी डिक्रीज होना है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिलिकॉन। लेकिन नीचे आने पर एटम का साइज अचानक से बढ़ जाएगा। तो यहां पर इफ यू वांट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेड दैट विल बी मच इजी, बिकॉज एटम का साइज क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो टॉप टू बॉटम आने पर, खासतौर से यहां आने पर आपका जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को बाहर हटाने के लिए, दैट रिक्वायर्ड लेस टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज एक और बेटा याद रखना है, ठीक है। थोड़ी सी एक चीज पर गौर करना है। यह देखा गया है कि
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्लोअर डिक्रीज इन द आयनाइजेशन फ्रॉम सिलिकॉन टू टिन, सिलिकॉन से टिन तक। अगर सिलिकॉन से टिन की बात करें तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस, और यहां से यहां की बात करें तो थोड़ा सा आयनाइजेशन एंथैल्पी में डिफरेंस मिलता है। नोट कर लें ऐसा क्यों होता है। इट इज ऑब्जर्व slower decrease in the ionization enthalpy from silicon to tin and the slight increase in the ionization enthalpy from Sn to Pb। ठीक है, Sn से Pb की पूरा रफ करके लिख दे रहा हूं, थोड़ी सी बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। यहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, जबकि यहां पर क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है नीचे। ऐसा क्यों है? आप में से कोई आंसर दे सकता है? सिलिकॉन से जर्मेनियम तक कम अमाउंट एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को हटाने में, इसमें ज्यादा, इसमें थोड़ी कम, इसमें थोड़ी कम एनर्जी, है ना। अगर हम लोग ऐसे बनाते हैं बेटा, कैसे, देखो एक एक इलेक्ट्रॉन को हटा के दिखाते हैं। ओके, एक एक इलेक्ट्रॉन को हटा के, -1 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन प्लस, -1 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन प्लस, -1 इलेक्ट्रॉन तो जर्मेनियम प्लस। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं। फिर यहां पर इनको -1 इलेक्ट्रॉन तो Sn प्लस, -1 इलेक्ट्रॉन तो Pb प्लस। अब जो एनर्जी आपने दी है, मान के चलो इसमें दी E1, इसमें E2, इसमें E3, इसमें E4, इसमें E5। तो बेटा याद रखना, यहां से यहां तक तो डिक्रीज होगा, यानी E1 से E3 तक एनर्जी डिक्रीज, बट E4 टू E5 इज मोर। ये इसका आंसर आपको देना है। ऐसा क्यों होता है मैं बता दूं? चलिए बता देता हूं बेटा। यहां पर इसलिए कि इन दोनों में d ऑर्बिटल की प्रेजेंस से और f ऑर्बिटल की प्रेजेंस से, ठीक है, तो जर्मेनियम एंड टिन एंड ऑफ हैविंग दीज आर एलिमेंट हैविंग d ऑर्बिटल, तो d एंड f ऑर्बिटल प्रेजेंट है, d एंड f ऑर्बिटल्स प्रेजेंट, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाई, यहां पर इनर्ट पेयर इफेक्ट भी लग जाएगा। भाई क्या होगा, S अंदर की तरफ आ जाएगा और पुअर शील्डिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो आप S का क्या करेंगे, S अंदर खिंच जाएगा। S अंदर आएगा तो इलेक्ट्रॉन भाई साहब नहीं हटा सकते आप। S तो घुस गया ना, न्यूक्लियस के पास को चला गया, आप क्या करोगे आप? तो शील्डिंग इन दोनों में ज्यादा होती है, Sn और P, मतलब एक्चुअली क्या पुअर शील्डिंग है और S इनमें अंदर आ जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन नहीं हटा सकते आप। इनर्ट पेयर इफेक्ट ज्यादा हो जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट ज्यादा हो जाता है, शील्डिंग पुअर हो जाती है, D और F ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से S अंदर आ गया, तुम इलेक्ट्रॉन कहां से हटा दोगे? S में से तो इलेक्ट्रॉन हटाना था, तो S जब अंदर आ गया तो इलेक्ट्रॉन कहां से हटाओगे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ D एंड F ऑर्बिटल्स। दिस वाज द रीजन ऑफ दिस। नेक्स्ट पर बात करते हैं इन सारे ग्रुप के, इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा आपको मैंने बताया था, पावर ऑफ न्यूक्लियस to attract the electron which are present in the sharing or the electron which are present in the shells। तो just we are coming top to bottom, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है। लेकिन फिर वही बात, क्या बात ये कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, यहां से यहां तक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जर्मेनियम तक तो इंक्रीज होगी, लेकिन यहां पर वेरी लेस डिफरेंस। रीजन वही का वही, D एंड
F orbitals present, poor shielding and inert pair इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे आने पर डिक्रीज होगी, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ इंक्रीज नहीं है बेटा, डिक्रीज है। टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज बढ़ रहा है, डिक्रीज होगी, लेकिन यहां पर उतनी डिक्रीज नहीं होगी क्योंकि एस कहां आ गया, अंदर आ गया। डी और एफ ऑर्बिटल ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब आप यहां से यहां तक आ रहे हो तो डिक्रीज हुई, लेकिन इनमें उतनी डिक्रीज नहीं होगी जितनी एस कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम में हो रही थी। उनमें टिन और लेड में उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज नहीं होगी क्योंकि डी ऑर्बिटल आ गया, एफ ऑर्बिटल आ गया, एस सबसेल अंदर आ गया, एस सबसेल अंदर खिंच गया डी और एफ की वजह से, इसलिए न्यूक्लियस ने एस पर ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स दिखाया और यही कारण है कि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा निकल के आएगी। इस बात को बच्चों आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव और मेटेलिक करेक्टर, सो राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रो पॉजिटिव और मेटेलिक करेक्टर। ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड मेटेलिक नेचर। तो बेटा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये दोनों नॉन मेटल्स हैं। जर्मेनियम एक मेटेलॉइड्स है, टिन एंड लेड प्योर मेटल्स हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर अगर 13 ग्रुप की बात करें तो भैया उनका थोड़ा सा, क्योंकि साइज बड़ा था, इनकी बात करें तो उतना ज्यादा तो शो नहीं होगा ना। तो ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हेंस लेस मेटेलिक देन द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13। 14th group element are less electro positive than third A group element due to small size या लेस एटॉमिक साइज। तो जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो साइज घटता है, तो मेटेलिक करेक्टर घटता है, लेकिन फिर भी टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। नीचे आने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, तो साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर तो जाहिर सी बात है बढ़ना है। आगे बात करते हैं एलोट्रॉफी। एलोट्रॉफी क्या होती है, मतलब जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहे लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाए, एलोट्रॉप्स। और एलोट्रॉप्स को पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा एलोट्रॉपी। ये क्या है, कैरेक्टर है। एलोट्रॉपी का मतलब है जब एक से ज्यादा कोई स्टेट शो करे, कोई एलिमेंट एक से ज्यादा स्टेट, जैसे कार्बन डायमंड भी शो करता है, ग्रेफाइट भी शो करता है, फुलरेंस भी बनाता है, सिलिकॉन्स भी बनाता है, सिलिकॉन भी बनाता है। तो इसके भी बेटा कई फॉर्म्स होते हैं, इनको ध्यान रखना है। एलोट्रॉफी में हमें याद रखना है सिलिकॉन एग्जिस्ट क्रिस्टलाइन एज वेल एज एमोर्फस। तो SI भी क्रिस्टलाइन है एंड एमोर्फस भी है। कार्बन कैसा है, दोनों में क्रिस्टलाइन है एंड एमोर्फस। आपने डायमंड ग्रेफाइट के बारे में पढ़ा होगा, इन दोनों के बारे में अगर नहीं पढ़ा तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसी तरह से अगर टिन को देखा जाए तो 3 फॉर्म है, ग्रे टिन, व्हाइट टिन एंड रोम्बिक टिन। SM के 3 ग्रे,
व्हाइट एंड रोम्बिक, ये 3 फॉर्म होते हैं टिन के। तो इसका एलोट्रॉपी 3 तरह की हो रही है, तो इसका मतलब है ये सारे एलिमेंट लेड को छोड़ के, लेड कोई एलोट्रॉपी फॉर्म नहीं करता। इस बात को बेटा आपको याद रखना है, लेड के पास किसी भी तरह की एलोट्रॉपी नहीं होती। इसका कारण क्या है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, क्योंकि लेड के पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसलिए किसी तरह का कोवेलेंट नेटवर्क ये नहीं बना पाता, और प्लस मेटलिक कैरेक्टर भी बच्चों इसके पास क्या है, बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं कैटिनेशन पर। वही चीज आ गई जिसको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, कैटिनेशन होता क्या है आपको पता है। कैटिनेशन सब बच्चे जानते हैं, लॉन्ग चेन फॉर्मेशन प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं कि कैटिनेशन की कॉजेज क्या है, क्यों होता है कैटिनेशन। तो बेटा याद रखना, द टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग। किसकी बॉन्डिंग? एम एम बॉन्डिंग। ये एम एम मेटल नहीं है, एम है यहां पर, एम इज द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4th, यानी 14 या 4th ग्रुप का एलिमेंट है। तो टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ एम एम बॉन्ड। बेटा एम एम बॉन्ड की डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो एम एम बॉन्ड इन टर्न डिपेंड अपॉन द बॉन्ड एनर्जी, जिसकी हायर बॉन्ड एनर्जी होगी, मोर स्ट्रेंथ होगी, ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन होगी। जो एम एम की स्ट्रेंथ, दो सेम एटम के बीच की जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उतना ही अच्छा इसमें कैटिनेशन पावर आएगा। अगर कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को तोड़ना हो बच्चों तो 348.4 किलो जूल एनर्जी पर मोल लगती है। अगर आप कार्बन और कार्बन के बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं तो आपको 348.2 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी इसकी क्या है ये बच्चों, इसकी है ये बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी कार्बन की इतनी ज्यादा है, किसमें है ये, किलो जूल पर मोल में। अगर हम सिलिकॉन और सिलिकॉन की बात करें, कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है। अगर सिलिकॉन की बात करें तो बेटा ये होती है 222 किलो जूल पर। यानी देखो कहां 348, कहां 222, काफी कम हो गई। जर्मेनियम की बात करें तो इसमें 167 होती है, जर्मेनियम और जर्मेनियम 167 किलो जूल पर मोल। और नीचे आ जाओ तो टिन में तो 155 है, ठीक है। तो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन एसएन और एसएन में 155। लेड में कैटिनेशन का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि मेटेलिक है, वो तो प्योर मेटल आ गया यहां पर, ठीक है। टिन से भी ज्यादा मेटल है तो उसमें तो उसको तो हमें काउंट ही नहीं करना, कोई मतलब ही नहीं बनता। तो कार्बन कार्बन की स्ट्रेंथ जिसमें जितनी ज्यादा होगी उसमें उतनी ही कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो होगी। तो यहां पर एक रूल को लिख लीजिए, मोर बॉन्ड एनर्जी और मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैटिनेशन। तो यहां पर एक बात आप लोग पूछ सकते हो कि सर क्या सिलिकॉन में थोड़ा बहुत कैटिनेशन होता है? बिल्कुल होता है, होता है, बहुत माइन्यूट होता है, बहुत कम कैटिनेशन तो होता है लेकिन बहुत कम होता है। तो दिस वाज द रीजन ऑफ बेटा कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए कैटिनेशन का भी रीजन नोट कर लीजिएगा और इसके नोट्स जरूर लिखते जाना, ठीक है। नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं, हर चीज क्रिस्टल क्लियर हम लोग कर रहे हैं तो हर चीज आनी चाहिए, पेशेंस के साथ पढ़ना है। हड़बड़ाहट करनी की 5 मिनट देख लिया, 2 मिनट देख लिया, अब तो सर टॉपिक हो गया। फिल्म देखने बैठते हो तो पूरा 3-3 घंटे लगा देते हो, क्यों? उसमें तो सर बड़ा मजा आता है। उसका जो मजा आप ले रहे हैं ना वो जिंदगी में मजा नहीं देने वाला। सब्जेक्ट में अगर जिस दिन आपको मजा आने लगा, नई चीज को सीखने लगे,
पेशेंस आपके अंदर डेवलप होने लगा। सब्जेक्ट को पढ़ते समय आपने नोट्स बनाना शुरू किए, लिखना शुरू किया, याद करना शुरू किया, तो बेटा ये आपके कैरियर को बनाएगा। मूवी क्या करेगी? इंटरटेन कर देगी आपको, थोड़ा सा दिमाग हो सकता है दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाए, लेकिन ये आपकी लाइफ है, ये आपका कैरियर है, इसलिए इससे जुड़े रहना बहुत जरूरी है। और बच्चों एक बात याद रखना, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में एक रूल पढ़ते हैं, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, हम बता देंगे आपको, अभी बता दे रहे कि कोई भी व्यवस्थित चीज जो होती ना, स्टेबल चीज, वो अव्यवस्थित में ज्यादा कंफर्टेबल होती है। आप कहेंगे सर ये क्या मतलब? कोई भी जो अरेंज्ड चीज है ना, वो अनअरेंज्ड चीज में, नॉन अरेंज्ड में ज्यादा कंफर्टेबल रहती है। कैसे? एक आइस का क्यूब छोटा सा रख दो टेबल पर, तो पहले वो अरेंज था, थोड़ी देर बाद वो मेल्ट हो जाएगा, कहां अरेंज रहा? बाल्टी में पानी भरा हुआ है, बिल्कुल हिल नहीं रही है सरफेस, काफी देर से भरा है, उसमें आप थोड़ा सा कुछ डाल दीजिए, उसकी सरफेस का जो पानी का लेवल ऊपर नीचे होने लगेगा और काफी देर तक होता रहेगा। सो बेटा याद रखना है, कोई भी चीज अनअरेंज्ड चीजों में बदलना आसान होता है, यही चीज है कि बिगड़ना भी उतना ही आसान होता है, समय बर्बाद करना भी उतना ही आसान होता है। वही 1 घंटे का लेक्चर अगर आप सब्जेक्ट का देख रहे हो तो उसमें तमाम कंप्लेन आप अपने आप से बहानाखोरी करके करते हो। सर नींद आती है, सर हमें बोरिंग लगने लगता है, क्योंकि ये चीज आपको आपके डेस्टिनेशन तक ले जा रही है, ये चीज आपके गोल तक ले जा रही है, आपके एम तक पहुंचा रही है। और जो चीज एम तक पहुंचाएगी भाई साहब, वो तो आपकी एनर्जी कंज्यूम करेगी ना। तो जो चीज आपके लिए अच्छी है, आपके कैरियर के लिए अच्छी है, उस पर बच्चों ज्यादा टाइम देना है। जो चीज आपके कैरियर के लिए अच्छी नहीं है, उस पर ज्यादा टाइम नहीं देना है। इन चीजों से जुड़ाव बराबर रखना है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। वैसे अभी अपन लोग देख चुके हैं, लेकिन फिर भी कार्बन 6 1s2 2s2 2p2, ये देख लीजिए 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p2 में भी केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड, ये तो ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट में इसके पास बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन और इसके पास हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। और ये हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगा? sp3। एक्साइटेड स्टेट में ये आ रहा है, जबकि बेटा अगर देखा जाए तो जो d ऑर्बिटल होंगे आगे चल के d ऑर्बिटल भी मिलेंगे, अंदर के d ऑर्बिटल भरेंगे, तो एक्साइटेड, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 4 से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन अब कोई है ही नहीं जो d ऑर्बिटल में जाए। लेकिन d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल के आने से इनर्ट पेयर इफेक्ट जरूर आ जाएगा। बस इतना सा केवल बच्चों याद रखना है। सो इनर्ट पेयर इफेक्ट तो आप सभी जानते ही हो, बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अब जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बॉन्डिंग। तो इस कार्बन फैमिली के एलिमेंट में कितनी तरह की बॉन्डिंग हो सकती है? बॉन्डिंग इन ग्रुप 14th एलिमेंट। कौन कौन सी बॉन्डिंग बेटा? सिंगल बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड बन सकता है, डबल बॉन्ड बन सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है, मेटेलिक बॉन्ड बन सकता है। मेटेलिक बॉन्ड बना लेंगे कुछ एलिमेंट, ठीक है, इन चीजों को याद रखना है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाएंगे, इतने सारे बॉन्ड इस ग्रुप के एलिमेंट्स बना लेंगे। अब इसके साथ साथ बेटा जो हम लोग डबल बॉन्ड की बात करते हैं या ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं, एक चीज, दूसरी चीज इसमें पी पाई बॉन्डिंग भी होगी, जो कि मैंने इससे पहले जो लेक्चर आपको दिया था एस ब्लॉक का सेकंड लेक्चर, उसमें पी पाई और डी पाई कैसे होता बहुत डिटेल से समझाया है, जरूर देखना, उसको जरूर तैयार करना। तो बेटा इसमें पी पाई बॉन्डिंग भी होती है और डी पाई एंड पी पाई बॉन्डिंग भी होती है। अगर कोई आपसे पूछे कि सर कितने तरह की बॉन्डिंग करते हैं कार्बन फैमिली के एलिमेंट, तो बताना सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड भी बना लेंगे, ये मेटल दो बैठे हुए हैं। और पी पाई और पी पाई और डी पाई बॉन्डिंग भी बच्चों इनमें आसानी से हो जाती है, इस चीज को आपको याद रखना है। सो ये थी इसकी बॉन्डिंग। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें
कि पी पाई बॉन्डिंग कैसे हुई। तो देखो पहले मैं पी पाई का एग्जाम्पल दे दूं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। बेटा इस कार्बन का क्या बनाते हो 1s2 2s2 2p2। इस कार्बन का क्या बनाते हो 1s2 2s2 2p2। इसका अंदर का सेल हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं। अब ले लीजिए ये आउटर मोस्ट सेल से हमें कोई मतलब नहीं होता। 2s2 ये देखिए 2p2, ये देखिए यहां पर बनाइए 2s2 2p2। एक इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करा दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करा दीजिए, तो p में कितना हो गया 1 2 3 और ये किसका हो गया s का। फिर यहां पर आ जाइए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो 1 2 3 मैंने अपोजिट स्पिन कर दिया जानबूझ के, ये हो गया। अब बेटा एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में यहां पर H H H H, ठीक है ना, तो आपस में होगा क्या। सबसे पहले तो ये और ये आपस में जुड़ जाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, ठीक। सिग्मा बॉन्ड इसका और इसके साथ क्या बन जाएगा पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो ये क्या हुआ पी पाई और ये भी क्या हुआ पी पाई बॉन्ड, क्योंकि ये p ऑर्बिटल का पाई और p ऑर्बिटल का पाई, p पाई ऑर्बिटल बन रहा है। ये H में पार्टिसिपेट कर लेगा, ये H में पार्टिसिपेट, ये H में पार्टिसिपेट और ये H में पार्टिसिपेट। इसको कहते हैं p पाई बॉन्डिंग। अब जरा p पाई और d पाई बॉन्डिंग की बात कर लेते हैं कि p पाई और d पाई बॉन्डिंग कैसे होती है। देखते हैं p पाई एंड d पाई बॉन्डिंग। तो बच्चों पी पाई डी पाई का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको ले रहा हूं। नाइट्रोजन के साथ 3 CH3 को जोड़ दो, ट्राई मिथाइल नाइट्राइल। तो N इसकी एक लोन पेयर ऐसी है, NHCH3 फिर CH3 और फिर CH3। बेटा याद रखो, अगर हम लोग इसका बॉन्ड बनाएंगे और अगर कार्बन की जगह सिलिकॉन ले लिया SiH3 SiH3, ठीक, तो नाइट्रोजन की जो बॉन्डिंग Si के साथ है, Si का d पाई होगा और इसका p पाई। तो ये कौन सी बॉन्डिंग हो गई d पाई p पाई बॉन्डिंग, d पाई p पाई बॉन्डिंग। फिर कह रहा हूं जिन लोगों ने d पाई p पाई बॉन्डिंग नहीं पढ़ा है वो S ब्लॉक के सेकंड लेक्चर जो मैंने डाला है उसमें जाकर के आप देखिए, उसमें आपको P ब्लॉक का जो मैंने इससे पहला लेक्चर डाला है, P ब्लॉक का जो लेक्चर डाला है उसमें आपको मिलेगा 13 ग्रुप का जो मैंने पूरा डिटेल पढ़ाया था। P ब्लॉक में 13 ग्रुप, उसमें मैंने P पाई और D पाई बॉन्डिंग को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है। उसको आपको पूरी ताकत से तैयार कर लेना है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 14th ग्रुप एलिमेंट्स को मजेदार तरीके से देखेंगे, लेकिन वी विल डिस्कस दैट थिंग ऑन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।